हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल मार्ग। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अलीम। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था स्पेशल एजुकेशन क्या होता है, स्पेशल एजुकेशन में स्पेशल टीचर का क्या रोल होता है, और साथ ही साथ कुछ डिसेबिलिटीज़ के बारे में हमने इन डिटेल में उस वीडियो में सीखा था। अगर वो वीडियो आपने मिस कर दिया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, आप वहाँ से भी वीडियो को देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एक हिडन डिसेबिलिटी के ऊपर। ये हिडन डिसेबिलिटी क्या होती है, इसके टाइप्स क्या क्या है, वो सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए लेट्स बिगिन। आज का हमारा टॉपिक है हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट को हिडन डिसेबिलिटी भी कहा जाता है। वो इसलिए इसे हिडन डिसेबिलिटी कहा जाता है कि जो पर्सन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट है, जो श्रवण बाधित व्यक्ति है, जब तक वो कम्युनिकेट नहीं करता है, जब तक वो कोई एक्सप्रेस नहीं करता है कोई चीज़ को, तब तक हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कि वो नॉर्मल है या हियरिंग इम्पेयर्ड है। इसीलिए इसे हिडन डिसेबिलिटी कहा जाता है। इसे डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं। IDA विच इज़ इंडिविजुअल विथ डिसेबिलिटीज़ एजुकेशन एक्ट ने इस तरह इसे डिफाइन किया है: एन इम्पेयरमेंट in hearing whether permanent or fluctuating that adversely affect a child's educational performance। अगर वो hearing loss permanent हो या fluctuating हो, कम या ज़्यादा हो, अगर वो child के educational performance पर असर करता है तो वो hearing impairment कहलाएगा। और एक simple definition जिससे हम समझने की कोशिश करते हैं: the loss of 60 decibels or more in the better ear in the conversational range of frequencies is known as hearing loss। अगर कोई चाइल्ड 60 dB या उसके ऊपर सुन नहीं पाता है तो वी लेबल हिम एज अ हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड। ये डेसिबल्स क्या होता है ये हम क्लासिफिकेशन में इसी वीडियो में आगे देखेंगे। अब बढ़ते हैं एनाटॉमी ऑफ ईयर की तरफ। देखते हैं ईयर के कितने पार्ट्स हैं और वो किस तरह से वर्क करते हैं। मेनली देर आर 3 parts of ear. One is outer ear, second is middle ear and third is inner ear। अब हम जानते हैं आउटर ईयर के बारे में। आउटर ईयर कंटेन्स पिन्ना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल। पिन्ना कान का विजिबल पार्ट होता है जो साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है और ईयर कैनाल की मदद से ईयर ड्रम तक पहुंचाता है। अब बढ़ते हैं मिडिल ईयर की तरफ। मिडिल ईयर साउंड वेव्स को ईयर ड्रम की मदद से ऑसिकल्स तक ट्रांसफ़र करता है। ऑसिकल्स 3 स्मॉल बोन्स होते हैं जिसे इनकस, मैलस एंड स्टेपस कहते हैं, जो कि साउंड वेव्स को कॉक्लिया तक पहुंचाता है। लेट्स सी अबाउट इनर ईयर। सेंसरी सेल्स जो कि कॉक्लिया के अंदर होते हैं वो ऑडिटरी नर्व को इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट करते हैं और ऑडिटरी नर्व उस साउंड सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाती है। सो दिस इज़ अबाउट इनर ईयर। Let's see about the types of hearing loss. Mainly there are 3 types of hearing loss. One is conductive hearing loss, second is sensory neural hearing loss and the third is mixed hearing loss। अब जानते हैं conductive hearing loss के बारे में। A conductive hearing loss occurs when there is a problem with how sound transfers through the outer or middle ear। कि किस तरह से outer और middle ear से अगर sound transfer होने में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस कहलाएगा। इस तरह के हियरिंग लॉस मेडिकली और सर्जिकली ट्रीट हो जाते हैं। उसके जो कॉजेज़ है कंडक्टिव हियरिंग लॉस के वो इस तरह से है कि मिडिल ईयर इन्फेक्शन, जो कि मिडिल ईयर में हम ईयर डिस्चार्ज जिसे कहते हैं, या ऑटोस्क्लेरोसिस, जैसे कि जो मिडिल ईयर में जो 3 बोन्स होते हैं उसमें अगर कोई एबनॉर्मेलिटी हो गई है उसकी वजह से भी कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है। प्रिफोरेशन ऑफ ईयर ड्रम, अगर ईयर ड्रम में कुछ अगर होल हो जाता है उससे भी कंडक्टिव हियरिंग लॉस होने के चांसेस होते हैं। और ज़्यादा ईयरवैक्स जमा हो जाना भी कंडक्टिव हियरिंग लॉस का रीज़न हो सकता है। अब बढ़ते हैं सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की तरफ। अ सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस अकर्स व्हेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम विथ द इनर ईयर। जैसे हमने कंडक्टिव हियरिंग लॉस में देखा है कि प्रॉब्लम आउटर और मिडिल ईयर में होता है, वैसे यहाँ सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में प्रॉब्लम होता है इनर ईयर में। इस टाइप के हियरिंग लॉस कैन नॉट बी मेडिकली करेक्टेड
वो सर्जिकली या मेडिकली उसे हम करेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन मैनेज बाय यूजिंग हियरिंग एड और कॉक्लियर इम्प्लांट। और इसके कुछ कॉजेज़ है जो हम जान लेते हैं कि व्हाट आर द कॉमन कॉजेज़ ऑफ सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। लाउड नॉइस एक्सपोजर, ये सबसे बड़ा इसका कॉज है। द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, जिसे NIOSH हम कहते हैं, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है दैट द मेजॉरिटी ऑफ हियरिंग लॉस इज़ नॉट ड्यू टू एज बट ड्यू टू नॉइस एक्सपोजर। तो ये जो नॉइस एक्सपोजर है ये सबसे बड़ा कॉज है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के लिए। और साथ ही साथ एज रिलेटेड हियरिंग लॉस, ऑटोटॉक्सिक मेडिकेशंस, स्मोकिंग, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, डायबिटीज़ एंड जेनेटिक्स, ये भी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के कॉजेस होते हैं। अब बढ़ते हैं मिक्स्ड हियरिंग लॉस की तरफ। A mixed hearing loss occurs when a person has both a conductive and a sensory neural hearing loss at the same time। जब कंडक्टिव हियरिंग लॉस मीन्स कि जब उसका आउटर ईयर और मिडिल ईयर उसमें भी प्रॉब्लम होगी, और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस मीन्स कि उसके इनर ईयर में भी प्रॉब्लम होगी। दैट मीन्स तीनों पार्ट्स में अगर प्रॉब्लम होगी सो वो मिक्स्ड हियरिंग लॉस कहलाएगा। Let's see about the classification of hearing loss. The frequency of sound measures in decibels। यहाँ पर hearing threshold यहाँ पर देखिए decibels में लिखा हुआ है। -10 to 15 dB is normal hearing, 16 to 25 dB is slight normal hearing loss, 26 to 40 dB which is mild hearing loss, 41 to 55 dB is moderate hearing loss, 56 to 70 dB is moderately severe hearing loss, 71 to 90 dB is severe hearing loss, and above 90 dB is profound hearing loss, जिसे हम complete hearing loss भी कहते हैं। Now let's see the supportive services for the children with hearing impairment: audiologist, speech and language therapist and special educator। Let's see about audiologist. An audiologist is a professional who diagnoses and treats hearing and balance problem। बेसिकली हम कह सकते हैं ऑडियोलॉजिस्ट एक अलाइड मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं। जो सर्विसेज जो वो देते हैं वो है कंप्लीट हियरिंग एग्जामिनेशन, fitting, adjustment and maintenance of hearing aid as per the need, percentage and type of hearing loss। So let's see about speech and language therapist. Speech therapy techniques are used to improve communication. It is performed by speech and language pathologist, जिसे हम speech therapist भी कहते हैं। These include articulation therapy, जो articulation disorders होते हैं, substitution, omission, distortion and addition, उसे इस आर्टिकुलेशन थेरेपी में ट्रीट किया जाता है। लैंग्वेज इंटरवेंशन एक्टिविटीज़ एंड अदर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। सो दीज आर दी सपोर्टिव सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट। अब बारी है स्पेशल एजुकेटर की। टीचर ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड आर स्पेशली ट्रेन एजुकेटर्स who provide educational support to student, the family and other educators। अब देखते हैं कि कौन कौन से मेथड्स स्पेशल एजुकेटर यूज़ करते हैं ऐसे हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन को पढ़ाने के लिए। सो देर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स, जिसे हम अप्रोचेस भी कह सकते हैं, जिसमें है ओरल एंड ऑरल अप्रोच, जिसमें ओरली बोला और सुना जाता है। जो माइल्ड लेवल के जो चिल्ड्रन होते हैं, चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट होते हैं, वो ऐसे बच्चों के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है ताकि जो उनकी रेसिडुअल हियरिंग है बाय लिप रीड उन्हें वो सिखा सके। देन सेकेंड होता है मैनुअल कम्युनिकेशन मेथड, जिसमें टोटल साइन लैंग्वेज जेस्चर्स का यूज़ किया जाता है, जिसे सीवियर और प्रोफाउंड चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। सो द लास्ट मेथड इज़ टोटल कम्युनिकेशन मेथड। ये कॉम्बिनेशन है ओरल एंड ऑरल अप्रोच
और मैनुअल कम्युनिकेशन मेथड का। इसमें ओरली बोला भी जाता है और साथ ही साथ उसी को मैनुअली साइन लैंग्वेज में या जेस्चर्स में कन्वर्ट भी किया जाता है, ताकि जो माइल्ड लेवल के जो चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट है वो बाय लिप रीड कर कर उसे समझ सके, और जो सीवियर और जो प्रोफाउंड है वो मैनुअली जो साइन लैंग्वेज और जो जेस्चर्स है उससे समझ सके। इसलिए ये टोटल कम्युनिकेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने सीखा है हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट के टाइप्स कौन कौन से हैं, उसके क्लासिफिकेशन और कॉजेज़ के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।